बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सर, आपने जो सवाल किया वो सवाल बहुत अहमियत का हामिल है और उस सवाल को मैं नरेट करूँगा घर के माहौल से, माँ की तरबियत से और माँ की गोद से। इस हवाले से मैं कुछ बातें करूँगा। अपनी तमाम जो हमारी माएँ हैं, बहनें हैं जो घरों में हैं, तो उनको चाहिए कि वो इस फार्मूले के ऊपर अमल करें, क्योंकि माँ की गोद आपकी डोमेस्टिक लाइफ किसी भी शख्सियत के लिए बड़ी अहमियत की हामिल होती है। शख्सियत बनाने वाली भी माँ की गोद होती है और शख्सियत को बिगाड़ने वाली भी माँ की गोद होती है। तो उस हवाले से चंद बातें यह हैं कि जो अब्दुल-सत्तार ईदी वक्का अब्दुल-सत्तार ईदी क्यों बना। मेरे नज़दीक अब्दुल-सत्तार ईदी वक्का अब्दुल-सत्तार ईदी इसलिए बना, उसके पीछे माँ की तरबियत थी, माँ की गोद थी। जब अब्दुल-सत्तार ईदी पहले दिन स्कूल जाता है तो उसकी माँ उसे एक आने की बजाय 2 आने देती है खर्च करने के लिए, और साथ ये फरमाती है कि एक आना आपने अपनी ज़ात के ऊपर खर्च करना है और जो दूसरा आना है वो किसी गरीब तालिब इल्म के ऊपर आपने खर्च करना है। तो माँ ने पहले दिन अब्दुल-सत्तार ईदी को लेने की बजाय देने का फ़लसफ़ा दिया और वक्त ने देखा कि वह आम सा मामूली सा बच्चा वक्का अब्दुल-सत्तार ईदी बना। और जब वो इस दुनिया से रुखसत होता है तो रियासत पाकिस्तान उसे 21 तोपों की सलामी देती है। तो सर, बेसिकली जो 21 तोपों की सलामी है उसके पीछे जो फ़लसफ़ा है, उसके पीछे जो तरबियत है, वो माँ की गोद की है। अगर माँ की गोद ना होती, उसके पीछे ये फ़लसफ़ा देने वाला ना होता, तो यकीनन एक मामूली कदोकाठ का बंदा कभी भी वक्का अब्दुल-सत्तार ईदी ना बनता। इस तरह शेख अब्दुल कादिर जिलानी का वाक़या ज़बान-ए-आम है, किताबों के अंदर आप लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे माँ ने उसकी तरबियत की, एक बच्चे को कैसे सबक सिखाया कि बच्चा आपने झूठ नहीं बोलना। अब सच का फ़लसफ़ा पहले दिन से माँ ने अपने बच्चे को दे दिया और यही जो सच का फ़लसफ़ा था वो बच्चा पूरी लाइफ लॉन्ग ज़िंदगी अपने साथ लेकर चला और दुनिया ने देखा कि वही बच्चा वक्का शेख अब्दुल कादिर जिलानी बना। तो वक्का शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पीछे जो फ़लसफ़ा था वो माँ की गोद का था, माँ की तरबियत का था, और जो फ़लसफ़ा था वो सच का था। इस तरह एक मुजरिम को जब फांसी के आर्डर सुनाए गए तो उससे आखिरी वसीयत पूछी गई, तो उसने कहा कि मेरी आखिरी वसीयत ये है कि मेरी माँ को बुलाया जाए। जब उसकी माँ को बुलाया गया तो उसने अपनी माँ का गिरेबान पकड़ लिया। तो देखने वालों ने ये कहा कि आपने अपनी माँ का गिरेबान ए ज़ालिम इस मौके के ऊपर क्यों पकड़ा जब आप फांसी के फंदे पे जाने वाले हैं। तो उसने फरमाया, मेरी फांसी के पीछे एक्चुअली मेरी ज़ात नहीं है, मेरी इस फांसी के पीछे मेरी वालदा है। और वो ये है कि पहले दिन जब मैं स्कूल गया और स्कूल से वापस आया तो मैंने दवात और कलम चोरी की है, तो बजाय डिस्करेज करने के मेरी वालदा ने मुझे इनकरेज किया, मेरी हिम्मत बढ़ाई, मुझे सीने से लगाया। ये जो दवात और कलम था ये रफ्ता रफ्ता चोरी जो था विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ वो मेरी आदत बनता रहा। जब वो मेरी पुख्ता आदत बन गई तो यही आदत मेरी शख्सियत का हिस्सा बन गई और लाइफ लॉन्ग ये आदत मेरी शख्सियत के साथ चली। और वो एक दवात कलम का जो चोर था वो वक्त का इतना बड़ा मुजरिम, कातिल और डकैत बना। तो उसके पीछे जो तरबियत थी वो वालदा की थी। तो वालदा की तरबियत ख़वातीन व हज़रात बहुत अहमियत की हामिल है। खुदारा इस जो तरबियत का फोरम है इसको मुकद्दम रखें। माँ की गोद को, डोमेस्टिक लाइफ को तमाम वालिदैनों से और तमाम माओं से, तमाम बहनों से यही रिक्वेस्ट है कि जो शख्सियत डेवलप होती है, शख्सियत जो बनती है वो भी माँ की गोद से बनती है, और जो शख्सियत बिगड़ती है वो भी माँ की गोद से बिगड़ती है। तो पहला और आखिरी जो तरबियत का फोरम है किसी भी शख्सियत के लिए वो माँ की गोद है। तमाम माओं से यही इल्तिमास है कि इस फोरम की अहमियत को जानें, इसकी अहमियत को समझें और इसकी अहमियत को हमेशा मुकद्दम रखें। उसके पीछे एक शख्सियत है। इस तरह मैं अक्सर कहा करता हूँ, यहूदी कैसे अपने बच्चे की तरबियत करते हैं, वो सुनने से ताल्लुक़ रखती है। उनका जो बच्चा 3 या 5 साल का होता है तो वो अपने बच्चे को किसी दीवार के ऊपर चढ़ाकर ये कहते हैं कि नीचे मैं आपको थाम लूँगा। जब वो बच्चा
ऊपर से नीचे छलांग लगाता है तो यहूदी वालिदैन माँ या बाप वहाँ से हट जाते हैं आगे से, और वो बच्चा दीवार से डायरेक्ट ज़मीन के ऊपर आ गिरता है। तो ज़िंदगी का पहला सबक जो एक यहूदी माँ, एक यहूदी बाप अपने 3 या 5 साल के बच्चे को दे रहे हैं, वो सबक ये दे रहे हैं कि कभी भी सहारे बच्चे तलाश ना करना, कभी भी अंधाधुंध एतमाद किसी के ऊपर ना करना, हमेशा सहारों से और अंधाधुंध एतमाद से बचे रहना। तो ये पहला सबक एक यहूदी बाप, एक यहूदी माँ अपने 3 या 5 साल के बच्चे को किस उम्र में दे रहे हैं। इस तरह यहूदी माओं के पेट में जब बच्चा होता है तो वो उनकी तरबियत भी बड़े एहसन अंदाज से करते हैं। शुरू से उनकी तरबियत साजी स्टार्ट हो जाती है। अभी बच्चा जो है वो माँ के पेट के अंदर है तो उस औरत को मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाएँ खिलाई जाती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की प्रैक्टिसेस करवाई जाती हैं, मैथ्स, इकनॉमिक्स और शुमारियात के सवाल हल करवाए जाते हैं ताकि वो जो इंटेलिजेंस है माँ की वो बच्चे के जहन में आ जाए। और वो बच्चा जो माँ की गोद से अमली गोद में आता है तो वो तमाम इंटेलिजेंस, तमाम जहानत अपने साथ लेकर आता है। तो बच्चे की तरबियत शुरू से ही स्टार्ट हो जाती है जब बच्चा माँ के पेट में होता है। हम क्यों मिसाल देते हैं यहूदियों की, हम क्यों मिसाल देते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ की, और वहाँ के बच्चे, वहाँ के तालिब इल्म और वहाँ के नौजवान क्यों एडवांस है। तो ख़वातीन और हज़रात, उसके पीछे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उसके पीछे सिर्फ माँ की गोद का फ़लसफ़ा है, उसके पीछे डोमेस्टिक लाइफ का फ़लसफ़ा है। खुदारा तमाम वालिदैन से मेरी यही इल्तिमास है कि ये जो पीरियड होता है, 3 किस्म के स्टेजेस होते हैं किसी भी बच्चे के ऊपर, किसी भी शख्सियत के ऊपर मुख्तलिफ 3 किस्म के स्टेजेस जो हैं उनसे गुजरना पड़ता है। पहले 7 साल की स्टेज होता है, 7 साल का अरसा होता है। 7 साल के अरसे के अंदर तमाम वालिदैन से, तमाम ख़वातीन व हज़रात से मेरी यही दरख्वास्त है कि उस 7 साल के अरसे के अंदर बच्चे को सिर्फ प्यार दें, बच्चे को सिर्फ मोहब्बत दें। जो दूसरा 7 साल का जो हिस्सा है उसमें बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दें, जिम्मेवारी दें। और जो तीसरा 7 साल का स्टेज है उसमें बच्चे को अपने सीने से लगाएं, अपने साथ रखें, अपना दोस्त बनाएं। पहले 7 साल में बच्चे को आपने मोहब्बत देनी है, प्यार देना है। दूसरे 7 साल में बच्चे को आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, जिम्मेवारी देनी है। ये 14 साल का अरसा कंप्लीट हो गया। तीसरे 7 साल के अंदर आपने बच्चे को अपने सीने के साथ लगाना है, अपने साथ मिलाना है, उसको दोस्त बनाना है। अगर इस उम्र में टीन एज के अंदर आप अपने बच्चे को दोस्त नहीं बनाते तो वो खुदा न खास्ता कल किसी और का दोस्त रहेगा, बन जाएगा। वो आपका न तो दोस्त रहेगा और ना कभी ज़िंदगी में अपने किसी काम आ सकेगा, तो वो किसी और के हत्थे चढ़ जाएगा। तो ये बड़ी ख़तरनाक है जो होती है, स्पेशली टीन एज। तो टीन एज के अंदर भी तमाम वालिदैन से यही इल्तिमास है कि वो टीन एज के अंदर बच्चे को अपने साथ रखें, इनफॉर्मल रहें उनके साथ, उनको अपना दोस्त बनाएं। ये वो टाइम होता है जिस टाइम के अंदर बच्चा अपनी पीक पे होता है और लाइफ लॉन्ग वो तमाम खूबियाँ या खामियाँ अपनी साथ लेकर चलता है या उसकी शख्सियत का हिस्सा बनती हैं। तो ये 3 मराहिल हैं, इन 3 मराहिल को भी मुक़द्दम रखें, इसका भी ख्याल रखें ताकि जो बच्चा है वो आम बच्चा नहीं है, वो बच्चा आने वाली नस्लों का बच्चा है, वो बच्चा इस ख़ानदान का बच्चा है, वो पूरे माशरे का बच्चा है, वो पूरी मुल्क व मिल्लत का बच्चा है। तो उस बच्चे को खुदारा आम ना समझें, उसको पहले दिन से एक स्पेशल बच्चा समझें, ख़ास बच्चा समझें, यहूदियों की तरह, जो हमारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनकी तरह। तो वाकई कोई वजह नहीं कि ये हमारे जो हमें अक्सर औकात आम बच्चे नज़र आते हैं, ये वक्त साबित करेगा कि ये आम नहीं, ये ख़ास बच्चे थे। लेकिन उसके पीछे माँ की तरबियत, और मैं अक्सर कहा करता हूँ खेल का मैदान वो बहुत ज़रूरी है, जो क्लासरूम का फोरम है वो बहुत ज़रूरी है। खेल के मैदान के अंदर बदकिस्मती से मैं यही कहूँगा कि जो खेल का मैदान है वो सिमट के आ गया है लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर और मोबाइल की स्क्रीन के अंदर। आज का तालिब इल्म, आज का नौजवान अपने तमाम कले जो सर कर रहा है वो मोबाइल की स्क्रीन पे घर बैठे कर रहा है, बेड के ऊपर लेट कर रहा है। तो वो जो एक अमली तौर पे एक तालिब इल्म का मैदान में जाना, वहाँ पे खेलना, वहाँ हार और जीत को फेस करना, वहाँ लोगों को फेस करना, तो वो जो असल तरबियत का फोरम था या असल जो उसके एतमाद का फोरम था वो खेल का मैदान था। तो खेल के मैदान से रब्त, कनेक्टिविटी
वो ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका है आज के नौजवान का। तो आज के नौजवानों को मैं ये एडवाइस करूँगा कि खुदारा लैपटॉप की स्क्रीन और कंप्यूटर की स्क्रीन और मोबाइल की स्क्रीन से हटकर आप लोग अपने मार्केट जो सर करें, फतह करें, वो अमली तौर पर खेल के मैदान में जाकर करें। क्योंकि खेल के मैदान के अंदर आप हार की गिव एंड टेक भी कर सकते हैं, आप लोगों को फेस भी कर सकते हैं, फिज़िकली भी आप मजबूत रहते हैं। आप जब फिज़िकली मजबूत रहते हैं तो डेफिनेटली आप जहनी तौर पर भी तवाना और मजबूत हो जाते हैं, साइकोलॉजिकली आप बहुत मजबूत हो जाते हैं। तो जो कल आप बैठ के ऊपर मोबाइल के ऊपर सर करने की कोशिश करते हैं, वो मैदान आप लोग खेल के मैदान में जाकर वो मार के सर करने की कोशिश करें, तो उसमें काफ़ी फ़ायदा होगा। तीसरा जो हमारा फोरम है वो है क्लासरूम। और बदकिस्मती से ये मैं अक्सर कहा करता हूँ कि क्लासरूम का फोरम जो है वहाँ सिर्फ पढ़ाया जाता है, सिखाया नहीं जाता। तमाम जो हमारे मुअल्लिम हजरात हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि क्लासरूम के फोरम को प्रैक्टिकल बनाएं। क्लासरूम के फोरम को वन मैन शो का फ़लसफ़ा ना हो, वहाँ गिव एंड टेक हो दोनों साइड से। और एक स्टूडेंट्स के करीब जाएं, आप एक स्टूडेंट्स को एतमाद दें, उसको दोस्त बनाएं, उसके साथ इनफॉर्मल बिहेवियर रखें, ताकि जो सीखने और सिखाने का मामला है वो बड़ा आसान हो जाए। और क्लासरूम के अंदर प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ को जन्म दें। जब तक क्लासरूम के अंदर प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, सिर्फ थ्योरेटिकल एज होगा, सिर्फ सिखाया जाएगा पढ़ाया नहीं जाएगा, या सिर्फ पढ़ाया जाएगा सिखाया नहीं जाएगा, तो क्लासरूम का जो फोरम है वो कभी भी उसको हम क्रिएटिव फोरम नहीं कह सकते। तो माँ की गोद, खेल का मैदान और क्लासरूम का फोरम, ये किसी भी शख्सियत के बनने में और किसी भी शख्सियत के बिगड़ने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। खुदारा तमाम मकातब फ़िक्र से मेरी यही इल्तिमास है, मेरी यही दरख्वास्त है कि इन 3 फोरम्स को आप लोग स्ट्रेंथन करें, मजबूत करें, तो आने वाला काल यकीनन हमारे लिए बहुत ताबनाक होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।